नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अच्छी पाठशाला में स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि फसल विज्ञान के अंतर्गत हमारा टॉपिक ज्वार फसल है, जो उसकी हम सभी लोग बात कर रहे हैं। तो उसमें हम सभी लोगों का करीब एक लेक्चर हो चुका है। तो उसके अंतर्गत हम सभी लोगों ने जो फर्टिलाइजर, जो उर्वरक वगैरह है, उसका मैनेजमेंट हम सभी लोग पढ़ रहे थे। तो एक बार थोड़ा फिर से रिकैप कर लेते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा उर्वरक प्रबंधन तक हम सभी लोगों ने कल पढ़ा था, तो एक बार देख लेते हैं उसको जरा जल्दी से। उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के अनुसार किया जाना चाहिए। आमतौर पर तो अगर किसी फसल में अगर उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं उर्वरकों का, तो उसका मृदा सॉइल टेस्ट जरूर किया जाना चाहिए, ताकि ये पता हो सके कि इस फसल में किस उर्वरक की कमी। संकर प्रजातियों के लिए आमतौर पर 80:40:20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, वहीं अन्य प्रजातियां जो हैं 40:20:20 के किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल किए जाने चाहिए। और इसमें से जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा, जबकि फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा खेत में बुआई के समय कूड़ों में बीज के नीचे डाल देना चाहिए, ठीक है। वहीं नाइट्रोजन का शेष आधा भाग जो बचेगा नाइट्रोजन की आधी मात्रा ही देनी, जो शेष आधा भाग बचेगा वह बुआई के लगभग 30 से 35 दिन बाद खड़ी फसल में इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब सभी लोग आगे बात करते हैं। जैसे कि दिया हुआ था कि असिंचित क्षेत्रों में नाइट्रोजन की मात्रा घटाकर 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कर देना चाहिए। जो असिंचित वाले इलाके हैं आपके, उनमें नाइट्रोजन की जो मात्रा 60 घटा कम करके 60 से लेकर के 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से कर देना चाहिए। वहीं असिंचित क्षेत्रों में नाइट्रोजन की कुछ मात्रा पंक्तियों पर छिड़काव भी कर देना चाहिए। अब हम अन्य मुद्दों पर बात करते हैं। जैसे कि ज्वार की फसल में पत्तियों पर, जो ज्वार की फसल है दोस्तों, पत्तियों पर करीब 3% यूरिया का घोल 1000 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से उस समय छिड़काव किया जाना चाहिए जब पौधा 5 से 6 सप्ताह का हो जाए। जब हम लोगों ने ज्वार की फसल को बुआई करी, ठीक है, तो जो पौधा है करीब 5 से 6 सप्ताह का जब हो जाए, तो उस पर क्या करना चाहिए, यूरिया का 3% घोल लिया जाना चाहिए, उसको 1000 लीटर में मिला करके छिड़काव किया जाना चाहिए। चारे की ज्वार के लिए सिंचित अवस्था में, तो चारे के लिए ज्वार की जो सिंचित अवस्था में 60 किलोग्राम नाइट्रोजन की सिफारिश प्रति हेक्टेयर करी गई है। जब ज्वार की खेती चारे के लिए करी जा रही है, तो सिंचित अवस्था में करीब 60 किलोग्राम नाइट्रोजन की सिफारिश प्रति हेक्टेयर की दर से की गई है। कितनी, तो 60 किलोग्राम। जैसे कि ये प्रश्न आया हुआ भी दोस्तों, इंपॉर्टेंट बिंदु है कि चारे की ज्वार के लिए सिंचित अवस्था में, कहने का तात्पर्य है कि जब ज्वार की खेती चारे के रूप में की जाएगी, ऐसे उसकी सिंचित अवस्था में एक होती सिंचित अवस्था, एक होती असिंचित अवस्था। तो जो सिंचित अवस्था होगी उसमें 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन की सिफारिश करी गई। कहने का तात्पर्य है कि 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाएगा। पंतनगर विश्वविद्यालय आप सभी लोगों ने पढ़ा भी है, काफी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है कृषि का। तो पंतनगर विश्वविद्यालय के परीक्षणों द्वारा, पंतनगर के द्वारा परीक्षण किए गए हैं कि ज्वार को बरसीन के बाद, ज्वार को यदि आप बरसीन के बाद बोते हैं तो 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, और यदि जई के साथ बाद बोते हैं तो करीब 100 बोया जाए तो करीब 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की जरूरत देने की पड़ती है। कहने का तात्पर्य है कि पंतनगर विश्वविद्यालय के द्वारा कुछ परीक्षण किए गए। उसमें क्या पता चला दोस्तों, उसमें पता चला कि अगर ज्वार की फसल को हम सभी लोग बरसीम आप सभी लोग जानते भी हैं, जो चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है गाँव में, हरे चारे के रूप में। तो ज्वार को बरसीम के बाद अगर बोते हैं, ठीक है, तो 60 किलोग्राम। वहीं अगर जई के बाद बोया जाता है तो करीब 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति किलोग्राम नाइट्रोजन दोस्तों देने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर बरसीम के बाद बोया जाएगा तो 60 किलोग्राम, वहीं जई के बाद बोया जाएगा तो आप उसका दूना कर देंगे। देख रहे हैं कि 60 किलोग्राम और 120 किलोग्राम, तो दोगुनी मात्रा हो गई। तो ऐसे याद रखिए कि आप सभी लोग की 60 किलोग्राम और 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दी जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं कि उर्वरक का 2/3 भाग, जो उर्वरकों का जो 2/3 भाग है, उर्वरक का 2/3 भाग बुवाई के समय तथा शेष बोने के 30 से 35 दिन बाद दिया जाना चाहिए। जो उर्वरक है उनका अगर 2/3 भाग बुआई के समय दिया जाए, ठीक है, और शेष जो बचा हुआ भाग करीब 30 से 35 दिन बाद इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगला बिंदु है हमारा बीज बोने से पहले बीज का उपचार। बीज बोने से पहले बीज का उपचार इसलिए किया जाता है ताकि विभिन्न प्रकार के जो रोग फसलों पर आक्रमण करते हैं उनसे बचाया जा सके। तो सेरेसान या थीरम या एग्रोसान, इसके द्वारा बीज का उपचार किया जाना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं बीज रेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है एग्जाम के लिहाज से, तो इसको याद रखिए, ठीक। वानस्पतिक नाम, बीज दर, किस कुल से संबंधित हैं, फर्टिलाइजर वगैरह, और ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रत्येक फसल की, और उनकी स्पेसिफिक जो कंडीशन वगैरह है
जलवायु, मिट्टी, ये सभी पूछी जाती हैं। तो दाने की बात की जाए तो 9 से लेकर के 12 किलोग्राम। वहीं चारे के लिए बात की जाए तो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखेंगे ज्वार के लिए, तो 45 गुणे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी, तो 45 गुणे 12 सेंटीमीटर। देखिए पौधों की संख्या दोस्तों 1,50,000 है, प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे, दाने के लिए जब बात दाने की हो तो इसमें ना दिया है, ना से आपका 9 भी हो जाएगा, तो 9 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर इस्तेमाल होगी दाने के लिए। ठीक है, दाने ना लास्ट में जो आ रहा है दोस्तों, ना से आपका 9 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हो गया। वहीं चारा, चारा में चा है तो चा में आप क्या करेंगे, 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। 35 आप ऐसे ही लगा लेंगे, क्योंकि देखो एग्जैक्ट आंकड़ा कोई तो है नहीं, जब आप बुआई कर रहे हैं इसके मतलब नहीं हम सिर्फ 30 किलोग्राम देंगे या 32 किलोग्राम देंगे। तो अमूमन 35 से 40 किलोग्राम के बीच में इसकी बीज दर इस्तेमाल करी जाती है चारे के लिए। तो चा से आपका 40 हो गया और ना से आपका 9 हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। अब पौधे से पौधों की जो दूरी की बात की जा रही है तो 45 गुणे 12 सेंटीमीटर। एक पौधा यहाँ लगाया है, एक पौधा यहाँ लगाया गया है, तो इसके बीच की जो दूरी रखी जाएगी वो 45 गुणे 12 सेंटीमीटर। अच्छा, पौधों की संख्या जो है, पौध संख्या 1 हेक्टेयर में कितनी करीब होगी, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि 1.5 लाख करीब होगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1,50,000 हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करी जाएगी। पौधे की संख्या प्रयुक्त होगी। उपज, यील्ड की बात करते हैं। यील्ड क्या है, कैसे जो ज्वार की जो उपज होती है प्राप्त होती है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। तो संकर ज्वार की बात करें तो 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से। संकर उपज की बात करें तो 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल होगी। ठीक है, कितना, तो 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर। चारा 300 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर, और वर्षा आधारित के लिए 25 से लेकर के 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल होगा। तो जब संकर ज्वार की बात हो रही है, जो संकर ज्वार की उपज कितनी होगी, तो 40 से लेकर के 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर। इसको भी समझते हैं कैसे याद रखेंगे। संकर ज्वार की उपज, जो संकर ज्वार जा से 40 से लेकर के 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी उपज प्राप्त होगी। ठीक है, वहीं चारे के लिए जब इसकी उपज करी जाएगी, चारे के लिए तो 4 से चारा हो गया आपका, 4 से 400 हो गया, तो 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हो गई इसकी उपज। वर्षा आधारित जो दिया हुआ है आपका 25 से 35, इसको आप ऐसे याद रखिए, याद कर लीजिए, 25 से लेकर के 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी उपज होगी। तो बीज दर और उपज याद रखिए। अब आगे बात करते हैं कि प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1,50,000 तक प्राप्त हो जाती है। ज्वार एक किस प्रकार का पौधा है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ज्वार एक किस प्रकार का पौधा है, तो अल्पकाल 60 डे प्लांट। कहने का तात्पर्य है सिर्फ इसकी एक अच्छी उपज और ग्रोथ वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता नहीं, अपेक्षा करें छोटे दिनों की आवश्यकता होती। तो 60 डे प्लांट ज्वार किस प्रकार का पौधा है, तो 60 डे प्लांट है दोस्तों। वहीं वर्षा ऋतु के शुरू होने पर उत्तरी भारत में जब वर्षा ऋतु की शुरुआत हो जाती है, जो उत्तरी भारत का इलाका है, खरीफ में दाने चारे के लिए बोते हैं। जून के अंतिम सप्ताह में सभी संकर जातियों की बुआई कर देनी चाहिए। तो जून का जब अंतिम सप्ताह आरंभ हो जाए तो सभी संकर जातियों की क्या कर देनी चाहिए, बुआई कर देनी चाहिए। तो ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या कितनी। और ज्वार किस प्रकार का पौधा है, तो एक अल्पकालिक पौधा है, 60 डे प्लांट। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो तो ऐसे मैं हाईलाइट कर दूंगा बिंदुओं को, तो आप सभी लोग उनको तो जरूर याद रखिए। ठीक है, खैर ज्वार के बीजों को 3 से 4 सेंटीमीटर तक गहराई पर बोते हैं। जो सतह है ये मान लेते हैं सतह हो गई हमारी, तो जब ज्वार के बीजों की बुआई करी जाएगी तो करीब 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर करी जाएगी। 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर करी जाएगी। ज्वार में बुआई की जो पंक्तियां हैं कैसी रखी जानी चाहिए, दिशा सनराइज एंड सनसेट दिशा में होना चाहिए। जब ज्वार की बुआई, हम सभी लोग जब बाजरे की पढ़ रहे थे तो उसमें भी इस प्रकार का एक प्रश्न आया हुआ था कि बाजरे की बुआई किस दिशा में की जानी चाहिए। तो सनराइज एंड सनसेट दिशा में जो बुआई की जो पंक्तियां हैं, जब ये बुआई की जो पंक्तियां बनाई जाएंगी तो सनराइज से लेकर के सनसेट की दिशा में होनी चाहिए। ज्वार के खेत में खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजिन 0.5 किलोग्राम
600 से लेकर के 800 लीटर पानी में घोलकर बोने के 2 से 3 दिन बाद अंकुरण से पहले प्रति हेक्टेयर खेत में छिड़क देना चाहिए, 1 हेक्टेयर खेत में। जो खरपतवारों का नियंत्रण किस प्रकार किया जाएगा? आपने एट्राजिन को लिया, सिर्फ एट्राजिन की मात्रा 0.5 किलोग्राम ले ली करीब। अब क्या करा, जैसे कि मान लेते हैं ये आपका एट्राजिन हो गया, इतनी मात्रा आपकी 0.5 ग्राम किलोग्राम एट्राजिन हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करा आप लोगों ने, ये आपका एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये इसमें आप लोगों ने 600 जो आपका इसमें जल भरा हुआ है, इसमें आप लोगों का जल भरा हुआ जो करीब 600 से लेकर के 800 लीटर के आसपास है, 800 लीटर के आसपास है। इसमें आपने इसको मिला दिया, ठीक, इसका घोल तैयार कर लिया। अब ये जो घोल तैयार होगा तो करीब 2 से 3 दिन बाद जब आप इसकी बुआई कर रहे होंगे फसल की, तो उसके 2 से 3 दिन बाद अंकुरण से पहले, कहने का तात्पर्य कि जब जर्मिनेशन का समय हो उसके पहले इसकी इसका छिड़काव कर देना चाहिए 1 हेक्टेयर खेत में, इतनी मात्रा। तो एट्राजिन का 0.5 किलोग्राम 600 से लेकर के 800 लीटर पानी में घोल को तैयार किया जाना चाहिए। फिर क्या किया जाना चाहिए, अंकुरण से पूर्व उसका छिड़काव कर देना चाहिए। ठीक है, यदि खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का प्रकोप हो, जब बात हो चौड़ी पत्ती खरपतवारों के लिए 2,4-D के सोडियम साल्ट की 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रयोग की जाती है। अच्छा, आमतौर पर प्रश्न भी आता है कि चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो 2,4-D का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही चर्चित तथ्य है दोस्तों। तो यदि खेत में चौड़ी पत्ती खरपतवारों का जो प्रकोप होगा, तो चौड़ी पत्ती के खरपतवार होंगे करीब, जो इस प्रकार की पत्तियां होंगी, जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार होंगे, तो उसको नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाएगा, 2,4-D का इस्तेमाल किया जाएगा। 2,4-D के सोडियम साल्ट की 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम मात्रा 600 से 800 लीटर घोल में पानी में घोल बनाकर 25 से 30 दिन बाद कर देंगे। तो हालांकि इतना गहराई में आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप बस इतना याद रखिए कि चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए 2,4-D या फिर 2,4-D के सोडियम साल्ट की अमूमन इतनी मात्रा तैयार करी जाती है, इतना घोल तैयार किया जाता है। तो आप इतना याद रखिए 2,4-D का इस्तेमाल किया जाता है चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए। यह भी बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ज्वार के पौधों में नाइट्रोजन की कमी से, जब नाइट्रोजन की कमी होती है, पौधों की टिप तथा नीचे की पत्तियां पहले पीली पड़ जाती हैं, बीच की पत्तियां जो हैं वी शेप की हो जाती हैं। किस प्रकार की हो जाती हैं? तो वी शेप की हो जाती हैं। तो इसको समझते हैं दोस्तों कि ज्वार के पौधों में जब नाइट्रोजन की कमी होती है, जो ज्वार की फसल होती है, यदि उसमें नाइट्रोजन की कमी हो रही है, तो पौधों की जो टिप है तथा नीचे की पत्तियां जो है पहले पीली पड़ जाएंगी। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा एक ज्वार का पौधा है दोस्तों, मान लेते हैं ये हमारा एक ज्वार का पौधा है। ठीक है, ये हमारी इसमें पत्तियां लगी हुई हैं, ये ज्वार का हमारा पौधा है। ठीक है, तो ये हमारा ज्वार का पौधा है। अब इसमें नाइट्रोजन की कमी हो गई। किसकी कमी हुई है? नाइट्रोजन की कमी हो गई। इस पौधे में क्या हुआ है? नाइट्रोजन का लैक हो गया, अभाव हो गया। तो नाइट्रोजन की कमी हो गई इसमें, N2 की कमी। तो नाइट्रोजन की इसमें कमी हो गई, तब क्या होगा? इसमें पौधों की टिप तथा नीचे की पत्तियां जो है पीली पड़ने लग जाएंगी। तो जो पौधे की टिप है दोस्तों और पौधे की जो निचली पत्तियां हैं क्या हो जाएंगी? पीली पड़ने लगेंगी। ठीक है, ये अपेक्षाकृत पीली पड़ने लगेंगी। पौधे की टिप भी और पौधे की जो टिप है यह भी पीली पड़ने लगेगी। बीच की पत्तियां जो होंगी वी शेप हो जाएंगी। बीच की जो पत्तियां हो जाएंगी ये किस प्रकार का आकार ले लेंगी? बीच की पत्तियां आपकी वी शेप हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे करके फैलने लगेंगी पत्तियां। ये किस प्रकार का आकार ले लेंगी? वी शेप का आकार ले लेंगी। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जब ज्वार के पौधों में नाइट्रोजन की कमी होगी तो पौधों की टिप तथा जो नीचे की पत्तियां पीली पड़ने लगी, जबकि बीच की जो पत्तियां होंगी वी शेप का आकार ले लेती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको याद रखिए आप सभी लोग। फास्फोरस की कमी से पौधों का विकास नहीं हो पाता। जब बात फास्फोरस की कमी की होगी तो क्या होगा? जो पौधे का विकास नहीं हो पाएगा दोस्तों।
ठीक है। लीफ टिप एंड लीफ मार्जिन टर्ड्रक तथा हल्की रंग की हो जाती हैं। आप इसको याद रखिए, लीफ टिप एंड लीफ मार्जिन टर्ड्रंक तथा हल्की रंग की हो जाती हैं। तो फास्फोरस की कमी से जो पौधे का विकास नहीं हो पाता तथा हल्के रंग की जो इसका कलर हो जाता है अपेक्षाकृत हल्का हो जाता है। पोटास की कमी से क्या होगा? पोटास की कमी से पौधों में मार्जिनल डिस्कोलरेशन अलोंग द एज ऑफ ओल्डर लीव्स एंड टिप लीव्स। तो इसको भी याद रखिए, पोटास की कमी से क्या हो जाएगा? मार्जिनल डिस्कोलरेशन अलोंग द एज एंड ऑफ ओल्डर लीव्स एंड टिप लीव्स। ठीक है। और बात जब आयरन की कमी की होगी तो ज्वार में क्या हो जाएगा? पत्तियों में क्लोरोसिस हो जाती है। आयरन की कमी से पौधों पत्तियों में क्या हो जाती है? क्लोरोसिस हो जाती है दोस्तों। ठीक है। मोस्ट सेंसिटिव पत्तियों में, जो ज्वार की जो मोस्ट सेंसिटिव पत्तियां होती है उसमें क्या होता है? क्लोरोसिस हो जाती है। अच्छा, जिंक की कमी से, जब जिंक की कमी हो जाती है पौधों में पर्वसंधियां जो होती हैं छोटी हो जाती हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं या क्या क्या इनके लक्षण होते हैं इसको याद रखिए। आयरन की कमी से ज्वार में क्लोरोसिस हो जाती है। ठीक। वही जिंक की कमी से क्या हो जाता है? पर्वसंधियां छोटी हो जाती है। पोटास की कमी से मार्जिनल डिस्कोलरेशन अलोंग द एज ऑफ ओल्डर लीव्स एंड टिप लीव्स। ज्वार में पौधों को बोने से 25 से 30 दिन के अंदर निकालकर ऐच्छिक फासला पौधे के बीच में रखते हैं। ऐच्छिक फासला पौधे के बीच में रखते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बिंदु इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेना चाहिए। ज्वार के जो नाइट्रोजन की कमी है उससे पौधे के टिप तथा उसके निचली पत्तियां पीली पड़ेंगी जबकि बीच की पत्तियां वी आकार की हो जाएंगी। फास्फोरस की कमी से पौधों का विकास नहीं होगा, अपेक्षाकृत रंग हल्का हो जाएगा। लीफ टिप एंड लीफ मार्जिन टर्न ड्रग जो भी लिखा है समझ लीजिए। पोटास की कमी से पौधे में मार्जिनल डिस्कोलरेशन अलोंग द एज ऑफ ओल्डर लीव्स एंड टिप लीव्स। आयरन की कमी से ज्वार में मोस्ट सेंसिटिव पत्तियों की क्लोरोसिस हो जाती है। ठीक है। ज्वार में जिंक की कमी से पौधे की जो पर्वसंधियां, जिंक की कमी से क्या होगा? पर्वसंधियां छोटी हो जाएंगी। इसको आप अलग नोट भी कर लीजिए। अब आगे बात करते हैं। ज्वार की फसल को दलहन फसल के साथ उगाने में अकेली फसल की अपेक्षा कुल उत्पादन प्रति हेक्टेयर अधिक होती है। कह रहा है कि ज्वार की फसल को दलहन फसल के साथ उगाने से अकेली फसल की अपेक्षा कुल उत्पादन प्रति हेक्टेयर जो उपज होती है कह सकते हैं कि अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। ज्वार के साथ किस फसलों को बोया जाना चाहिए? तो सोयाबीन तथा अरहर को बोया जाना चाहिए। किनको किनको बोया जाना चाहिए? तो सोयाबीन तथा अरहर को। तो बात ज्वार को दलहन फसल के साथ उगाया जाए तो अकेली फसल की अपेक्षा उपज अधिक मात्रा में प्राप्त होगी। जब बात बोने की होगी ज्वार के साथ किसको बोया जाना चाहिए? तो सोयाबीन तथा अरहर को बोया जाना चाहिए। इनमें से किसी को भी आप ज्वार के साथ बुआई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उचित जल निकास वाली मृदा में रबी में गेहूं, चना, मटर, आलू, बरसीम, लाही आदि फसलें ली जाती हैं। इसके बाद खरीफ में ज्वार उगाते हैं। अब हम सभी लोग ज्वार की किस्मों पर बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। CSH1 यह भारत में विकसित पहली संकर ज्वार है। तो पहली संकर ज्वार कौन सी? यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न भी आता है कि पहली संकर ज्वार की किस्म कौन सी है? पहली संकर ज्वार किस्म, पहली संकर ज्वार किस्म कौन सी है? तो CSH1। अगर आपका दोस्तों एग्जामिनर पेपर सरल बनाएगा तब तो इतने से आपका काम चल जाना चाहिए। ठीक है कि ज्वार की पहली की संकर किस्म कौन सी है, ज्वार की पहली संकर किस्म कौन सी होगी। और सरल एग्जाम मतलब कहने का तात्पर्य थोड़ा क्वेश्चन पेपर अगर सरल बनाना चाहेगा एग्जामिनर तो इतने में आपका काम हो जाएगा। किंतु अगर वह थोड़ा कठिन बनाना चाहेगा तब इसके आगे बात करी जानी चाहिए। इस किस्म की जो उत्पत्ति किसके संकरण के द्वारा हुआ है? तो आप सभी लोग देख सकते हैं किसके संकरण के द्वारा हुआ। तो जब बात इसके संकरण की होगी किसके माध्यम से इसको बनाया गया है? तो MSK 60 × 1S84 इनके संकरण के द्वारा प्राप्त हुई। किसानों के लिए इसका बीज सर्वप्रथम जब किसानों को इसको बीज प्रदान किया गया तो कब प्रदान किया गया? तो वर्ष 1964 में प्रदान किया गया। CSH1 को भारत की पहला संकर ज्वार है। वर्ष 1964 में किसानों को इसको खेती करने के लिए प्रदान किया गया था। जब इसकी बात हो विकसित करने की, इसका विकास किसके माध्यम से किया गया? तो MSK 60 × 1S84 के माध्यम से इसका संकरण करके तैयार किया गया।
इस किस्म की अपनी एक जो विशेषता होती है क्या, इस किस्म की जो विशेषता है दोस्तों, पौधे इसके अन्य किस्म की अपेक्षा छोटे होते हैं। कहने का तात्पर्य अगर इसकी अतिरिक्त किस्में जो हैं वो अपेक्षाकृत लंबी होंगी तो यह क्या होगी, अपेक्षाकृत अन्य किस्मों की अपेक्षा हल्का छोटे पौधे इसके होंगे। तो CSH1 जो है पहली किस्म हो गई। वर्ष 1964 में किसानों को इसको खेती करने के लिए दिया गया। MSK 60x1s84 के माध्यम से इसको विकसित किया गया। और इसकी अतिरिक्त एक विशेषता क्या है, इसके जो पौधे होंगे अन्य किस्म की अपेक्षा छोटे होंगे। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। फसल गिरने का भय नहीं रहता, तना रसीला भी होता है, इसलिए दाना तथा चारे दोनों के लिए उगा सकते हैं। प्रति हेक्टेयर इसकी उपज की बात करें तो 40 से लेकर के 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज प्राप्त होती है। अब CSH2 पर बात करते हैं। CSH1, CSH2 ये सभी इसकी ज्वार की किस्में हैं। इस किस्म का विकास किसके माध्यम से किया गया, तो MSK 60 IM 3691 के माध्यम से इसका विकास किया गया। तो CSH2 के किसके द्वारा विकास किया गया, तो MSK 60 इंटू IM, इसके माध्यम से इसका विकास किया गया CSH2 का। ठीक है, संकर से निकाली गई। इस बीज को किसानों को कब दिया गया, वर्ष 1965 में दिया गया। आप सभी लोग देख सकते हैं कि वर्ष 1964 में CSH1 का विकास हुआ और उसको दिया गया किसानों को खेती करने के लिए। वहीं 1965 में CSH2 को दिया गया। तो इसको आप क्रमवार याद रखेंगे। इसके जो पौधे होते हैं थोड़े ऊंचे हो सकते हैं, ऊंचे होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि CSH1 जो है इसमें पौधों की जो ऊंचाई है दोस्तों अन्य किस्मों की अपेक्षा छोटी होती है। वहीं CSH2 के पौधे जो होते हैं अपेक्षाकृत हल्के ऊंचे होते हैं। ये गिरते नहीं हैं, 120 से लेकर के 125 दिन में पक करके तैयार हो जाते हैं। कब से कब तक, देखो मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है आपको याद करने के लिए। लेकिन अगर बात समझने की, थोड़ा और गहराई में जाने की, तो आप अतिरिक्त बातों को भी पढ़ेंगे। 120 से 125 दिन में पक करके तैयार हो जाते हैं। इसमें फूल बुआई के 75 से 80 दिन बाद आते हैं। जब इस किस्म की अगर बुआई कर दी जाएगी तो इसमें फूलों का आना करीब कब हो जाएगा, 75 से लेकर के 80 दिन बाद हो जाएगा। कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। CSH2 की किस्म जो है, CSH2 जो ज्वार की किस्म है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। इस किस्म में तना बेधक कीट और मक्खी का प्रकोप होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो CSH2 की एक अतिरिक्त विशेषता क्या है, इसमें प्रोटीन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। वहीं इसमें तना बेधक कीट और जो मक्खी का प्रकोप होता है हमें आमतौर पर देखने को मिलता है। ये तो CSH2 हो गई। तो खैर इसमें याद करने वाली बात कौन कौन सी, वर्ष 1965 में यह दी गई। ठीक है, और एक तो यह ज्वार की किस्म है CSH2। बाकी मेरे ख्याल से इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर बहुत ज़्यादा पूछेगा एग्जाम तो इसका किसके द्वारा विकास किया गया, लेकिन किसके संकर के द्वारा आपस में, तो MSK 60 और IM 3691 के माध्यम से इसका विकास किया गया। इतना आपके लिए पर्याप्त रहेगा। CSH5 ज्वार की यह संकर किस्म वर्ष 1974 में जारी की गई। जो CSH5 है दोस्तों, CSH5 देखो, CSH1 जो दी गई, जारी करी गई, यह कब जारी की गई, वर्ष 1964 में दी गई। वहीं CSH2 जो दी गई, यह कब दी गई, तो 1965 में दी गई। जब बात की जाएगी CSH5 की, तो यह कब दी गई, वर्ष 1974 में। इन सबको आप सभी लोग एक पास याद करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा। इस किस्म का विकास MM 2077A तथा इंटू CS 3541 के संकर से हुई। कहीं याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। फसल 110 से 115 दिन में पकड़ के तैयार हो जाती है। तो आपके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद कर लीजिए। और याद रखिए CSH5 किसकी किस्म है, तो ज्वार की एक प्रकार से किस्म है, संकर किस्म। CSH3 जो CSH3 है दोस्तों, यह ज्वार की किस्म 1970 में निकाली गई। यह कब निकाली गई, वर्ष 1970 में निकाली गई। इसको भी then नोट कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इसको नीचे लिखते हैं। CSH3 जो है, CSH3 इसको कब निकाला गया, और CSH5 इसको निकाला गया वर्ष 1974 में, इसको निकाला गया वर्ष 1970 में। तो CSH1 को 1964 में, 2 को 1965 में और 3 को 1970 में, वहीं वर्ष 1974 में 5 को निकाला गया। और इसका विकास MM 2219 1S 3691 के आपसी संकर से निकाला गया।
सिंचित अवस्था की बात की जाए तो 50 कुंटल उपज प्राप्त कर सकते हैं। या जो CSH3 है, अगर सिंचित अवस्था में इसको उगाया जाता है तो करीब 50 कुंटल उपज इससे प्राप्त हो सकती है। CSH4 यह किस्म सन वर्ष 1974 में निकाली गई। जो CSH4 है यह भी वर्ष 1974 में निकाली गई, इसको भी तो नोट कर लेते हैं। CSH3 के बाद CSH4 इसमें ही नोट कर लेते हैं, ताकि जो CSH4,5 ये दोनों दोस्तों कब निकाली गई, तो वर्ष 1974 में निकाली गई। तो CSH4 जो होगा यह किस्म वर्ष 1974 में निकाली गई और करीब 100 दिन में पकड़ के तैयार हो जाती। इसकी खेती रबी तथा गर्मी में करते हैं। कब करते हैं, तो रबी मौसम में तथा गर्मी में इसकी खेती करी जाती है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में करी जाती है। उपज इसकी 40 से 45 दिनों में पकड़ के तैयार हो जाती है। अगली हमारी किस्म है CSH6, ठीक है, 5 के बाद 6। यह ज्वार की संकर किस्म सन 1977 में निकाली गई। फसल इसकी 85 से 90 दिनों में पकड़ के तैयार हो जाती है। इसकी खेती अरहर, सोयाबीन, उर्द, मूंग के साथ करी जाती है। तो CSH6 जो है वर्ष 1970 में निकाली गई। 85 से 90 दिन इसका टाइम पीरियड है। इतने दिनों में यह पकड़ के क्या होती है, तैयार हो जाती है। वहीं इसकी खेती अरहर, सोयाबीन, उर्द, मूंग आदि के साथ में कर सकते हैं। तो इसको भी इधर नोट कर लेते हैं। CSH6 1977 में निकाली गई। CSH6 कब निकाली गई, तो 1977 में निकाली गई। तो CSH6 जो है 1977 में निकाली गई। अरहर, सोयाबीन, उर्द, मूंग इन सबके साथ इसकी खेती करी जाती है। CSH9 को देखते हैं, इसकी कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको समझते हैं। अब हमारी किस्म कौन सी, CSH9। ज्वार की यह किस्म व्यावसायिक तौर पर वर्ष 1979 में निकाली गई। CSH9 से लेकर के 79 मिलता जुलता है, तो CSH9 जो है 79 वर्ष 1979 में निकाली गई। इसकी फसल वर्ष 110 से लेकर के 115 दिनों में पक करके तैयार हो जाती है। तो CSH9 1979 में निकाली गई। इसका टाइम पीरियड क्या है, 110 से लेकर के 115 दिनों में पक करके तैयार हो जाती है। इसकी उपज 60 से 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। ज्वार की जो रबी मौसम में अच्छा, ये अब अतिरिक्त किस्मों की बात करें तो ज्वार में जो रबी मौसम में बोई जाने वाली किस्में हैं, ज्वार की रबी मौसम में बुआई के लिए कौन कौन सी किस्में हैं, तो CSH1, 4, 5, 6 और 9। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है दोस्तों, 9 है 91, इसको देखना पड़ेगा। तो आप लोग CSH1, 4, 5, CSH6 इतना देख लीजिए। और ज्वार की खरीफ में, जो खरीफ सीजन की कौन सी बात, खरीफ सीजन में कौन कौन सी किस्में हैं इनको देखते हैं। खरीफ सीजन में कौन कौन सी बुआई है, तो CSH1, 6S91, मेरा ख्याल से दोस्तों यही शायद 91 ही हो। खैर दे करके मैं अगले दिन आप लोगों को बता दूंगा। ज्वार का साइलेज बनाने के लिए जब फसल 60 दिनों की हो जाती है, तो यानी पौधे में पुष्प आ जाए, तो इसकी कटाई करना चाहिए, ठीक है। चारे के लिए पौधे की कटाई 60 दिनों बाद की जानी चाहिए। जब चारे के लिए पौधों की कटाई की जानी चाहिए तो 60 दिनों बाद करी जाएगी। और ज्वार का साइलेज बनाने के लिए जब फसल 60 दिन की हो जाए तब काट लिया जाना चाहिए, यानी कि पौधे में पुष्प आ जाए। तो ये बिंदु इंपॉर्टेंट, इनको याद रखिए कि ज्वार को अगर जब बात साइलेज, मान लेते हैं कि ज्वार की फसल से हमें साइलेज बनाना, तो अगर वह 60 दिनों की हो जाएगी तब उसकी कटाई कर लेंगे। अर्थात जब पौधे में पुष्प आ जाएंगे तो उसको कटाई कर, साइलेज के लिए पर्याप्त रहेगा कटाई करना। और चारे के लिए पौधे की कटाई 60 दिनों बाद कर लेनी चाहिए आराम से। तो रबी की किस्में CSH शायद आई है, या इनको देख लेते हैं हम दोस्तों, कंफर्म कर लेंगे, फिर एक बार बता देंगे, बाकी आप लोग फिर पढ़ लीजिए। अब ज्वार की कुछ अतिरिक्त उन्नत किस्में स्वरड़ा है। CSV को स्वरड़ा भी कहा जाता है, तो CSV स्वरड़ा यह अधिक उपज देने वाली ज्वार की किस्म है। अधिक उपज देने वाली ज्वार की किस्म है। इसका विकास सन 1968 में किया गया। तो स्वरड़ा का विकास कब किया गया, वर्ष 1968 में किया गया। इसकी खेती अगेती तथा मिश्रित फसल के लिए करते हैं। इसकी खेती अगेती तथा मिश्रित फसल के लिए करी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो स्वरड़ा किस्म किसकी, ज्वार की। सबसे पहली बात तो स्वरड़ा किस्म है किसकी, ज्वार की। अधिक उपज देने वाली एक प्रकार की किस्म।
इसका विकास कब किया गया? तो वर्ष 1968 में विकास किया गया। किसकी खेती कैसे करी जाती है? तो अगेती तथा मिश्रित फसल के लिए इसको उगाया जाता है। और CSV2 या इस किस्म का विकास वर्ष 1974 में किया गया। फसल 100 से लेकर के 110 दिनों में पक करके तैयार हो जाती। इसमें रोपित फफूंद नहीं लगता है। इसमें जो रोपित फफूंद होते हैं वह रोग अपेक्षाकृत नहीं लगता, उसके प्रति कह सकते हैं कि प्रतिरोधी होती हैं इसमें। और CSV3 जो है, CSV3 यह 100 से लेकर के 105 दिनों में पक करके तैयार हो जाती है और इस फसल में सूट फ्लाई का प्रकोप नहीं होता है। तो इनका कुछ ये अतिरिक्त जानकारी इसको याद रखिए। सूट फ्लाई का प्रकोप किसमें नहीं होता है? CSV3 में नहीं होता। यह सूखा रोधक तथा रोग रोधक किस्म है। मान लेते हैं आपसे प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ज्वार की ऐसी किस्म है जो सूखा रोधक और रोग रोधक किस्म है? तो सूट फ्लाई हो जाएगी आपकी और CSV3 हो जाएगी। सूखा रोधक और रोग रोधक किस्म कौन सी? CSV3। और यह सूट फ्लाई का इसमें प्रकोप भी नहीं होता है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। मिलते हैं अगले दिन दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जो रबी वाली किस्म है, खरीफ वाली किस्म में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो गलत होने से बेहतर उसको एक बार चेक कर लिया जाए। अगले दिन मैं सभी लोगों को उसको बता दूंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।